वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़िलासफ़ी की बेसिक चीज़ें देखी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दुनिया के फेमस फ़िलासफ़र्स को और उनकी फ़िलासफ़ी को। आज का लेक्चर पर्टिकुलरली है थैलस ऑफ मिलेटस के बारे में, जिन्हें दुनिया का फर्स्ट फ़िलासफ़र कहा जाता है। मगर थैलस को डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाइम एंड स्पेस में फ़िलासफ़ी का वजूद हुआ कैसे, और तारीख़ का वो कौन सा मोड़ था जब फ़िलासफ़ी वजूद में आती है। दुनिया में जो इल्म सबसे पहले वजूद में आता है तो वो शायद मज़हब था, क्योंकि लोगों ने इन सितारों को और सूरज को और चाँद को जब देखा तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये हमारे खुदा हैं, और ये हमें दुख भी दे सकते हैं और ये हमें खुशी भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मज़हब अपना वजूद मुमकिन बनाता है। और उसके बाद अब दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर इन खुदाओं से राब्ता कैसे किया जाए, कैसे इन्हें खुश रखा जाए और कैसे इनके कहर से बचा जाए। तो यहाँ से फिर दूसरा इल्म डेवलप होता है जिसे मैजिक कहा जाता है। सबसे पहले जो तहजीब वजूद में आती है तो वो है इजिप्ट की सिविलाइजेशन, जो कि 3100 बीसी में कायम हुई। वहाँ पे क्या था कि ये दो अलूम मज़हब और मैजिक मौजूद थे, मगर इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ मजहबी रहनुमा ही कर सकते थे, और आम लोगों तक ये अलूम पहुँचने नहीं दिए जाते थे। तो मिस्र के बाद जो सिविलाइजेशन शुरू होती है तो वो बाबल वालों की सिविलाइजेशन है, और बाबल वालों ने भी अपने बहुत सारे कंसेप्ट इजिप्ट वालों लोगों से लिए थे। तो जब बाबल की तहजीब फ्लोरिश हो गई तो उनके मजहबी रहनुमा इस काबिल हो चुके थे कि वो अपने खुदाओं यानी सितारों और सूरज और चांद के बारे में प्रिडिक्शन करने के काबिल हो गए थे कि कब सूरज को गिरहन लगेगा, कब चांद को गिरहन लगेगा। मगर इस नॉलेज को उन्होंने आम लोगों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि उनका मतमय नज़र सिर्फ ये था कि लोगों को कैसे हम डराएं और कैसे इस डर को हम कैश कर सकें। तो उस वक्त के जो मजहबी लोग थे वो ये करते थे कि जब सूरज को लगता था गिरहन, तो वो उन्हें कहते थे कि देखो, आपका खुदा जो है उसे तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया है, और जब तक हम मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपका खुदा इससे आज़ाद नहीं होगा। 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते इजिप्ट की और बाबल की जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, और पर्शियन सिविलाइजेशन जो है वो अपने अरूज पे आ जाती है। पर्शिया के हमला आवरों ने इन दोनों इलाकों के लोगों को, और बिलखसूस जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें धकेल दिया, और ये सारे पढ़े लिखे लोग तो ये मेडिटेरेनियन के साहिलों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। मेडिटेरेनियन के साहिल पे ही एक रियासत थी जिसे आयोना के नाम से पुकारा जाता था, और उसका एक फेमस सिटी था मलाइटस, जो उस वक्त तिजारती सरगर्मियों का एक मरकज था। तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते। इसी शहर मलाइटस में 620 बीसी के आसपास थैलस पैदा हुए, और प्रोफेशनली ये एक ताजिर थे और इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की सियाहत की और बहुत से लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर थैलस को फर्स्ट फिलासफर, पहला साइंसदान, ग्रीक बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैथमेटिक्स का फादर और फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि मिस्र में, बाबल में और बाकी इलाकों में गो के लोगों के पास इल्म मौजूद था, मगर उनकी एक्सप्लेनेशन की जाती थी फेथ की बुनियाद पे, या जिनको हकीकत मालूम थी वो उन्हें मज़हब की खातिर इस्तेमाल कर रहे थे, और आम लोगों को बिल्कुल कुछ पता नहीं था। तो थैलस वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने मज़हब की इस कैद से आज़ादी दिलाई, और इन्होंने कहा कि देखो कि जो सूरज ग्रहण की
प्रिडिक्शन है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ और ये कोई भी कह सकता है, और इसका ना किसी देवता के साथ ताल्लुक है और ना किसी फेथ के साथ ताल्लुक है। तो अब मजहब जब रिजेक्ट हो गया है, तो अब सवाल ये था थैलस के सामने कि आखिर इस कायनात को बनाया किसने है और कौन है जो इसे चला रहा है। तो थैलस का जवाब अगेन सिंपल था कि ना इसे किसी ने बनाया है, ना कोई खुदा है और ना ही कोई इसे चला रहा है। ये खुद ब खुद चल रही है और हमेशा ये चलती रहेगी। तो ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने नेचुरल इवेंट्स को जो है फिजिकल बुनियादों पे एक्सप्लेन करने की बुनियाद रखी, इसलिए इन्हें फर्स्ट फिलासफर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। थैलस के साथ बहुत सी दिलचस्प बातें भी मंसूब की जाती हैं। उनमें से एक वाकया ये है कि जब ये मिस्र गए और उन्होंने वहाँ पे पिरामिड्स को देखा, तो इन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि इसकी हाइट क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि जी हमें लेंथ पता है, हमें विड्थ पता है, लेकिन हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, तो हम हाइट इसकी फाइंड ही नहीं कर सके। तो थैलस ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी इसकी हाइट कैलकुलेट करके दे देता हूँ। सिंपल तरीके से इन्होंने ज्योमेट्री के रूल्स को इस्तेमाल किया और किया ये कि इन्होंने अपनी हाइट को पहले इन्होंने कैलकुलेट किया जो 6 फीट के सपोज लगभग थी। तो इन्होंने फिर दिन का वो वक्त देखा कि जब इनका शेडो भी 6 फुट का हो जाता है। तो उसी वक्त फिर इन्होंने पिरामिड्स का जो शेडो था उसकी लेंथ मालूम करके इन्होंने ये कहा कि इसकी हाइट जो है वो ये बनती है। दूसरा इनके साथ एक दिलचस्प वाकया ये है कि एक दफ़ा ये जा रहे थे कहीं और ऊपर की तरफ देख रहे थे सितारों की तरफ, तो अचानक ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इनके साथ जो इनके गुलाम थे उन्होंने इन्हें निकाला और पूछा कि आका आप क्या देख रहे थे ऊपर। तो इन्होंने कहा कि मैं तो आसमानों के राज तलाश कर रहा था। तो इनके गुलाम ने कहा कि देखें आप आसमानों के बारे में चीज़ें मालूम कर रहे हैं, जबकि आपको यही नहीं पता कि आपके पाँव में क्या है। थैलस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने किसी रॉड को कलात के साथ रब करके इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म का पहला एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम थैलस के फिलोसफिकल कंसेप्ट्स देखें तो बेसिकली ये मोनोइस्ट थे और इन्होंने ये ख्याल पेश किया कि दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सिर्फ एक एलिमेंट से बनी हैं और वो एक एलिमेंट है वाटर। तो चाहे वो मिट्टी हो, चाहे इंसान हो, चाहे बेजान चीज़ें हो, वो सारी की सारी पानी से बनी हुई हैं। और अगर हम आज देखें तो किसी न किसी हद तक इनकी ये बात दुरुस्त भी मालूम होती है कि इंसान को देखें या पौधों को देखें या जानवरों को देखें तो 50% से ज़्यादा ही इन सब में वाटर पाया जाता है। तो खैर थैलस की अहमियत इस लिहाज से नहीं है कि इन्होंने वाटर को जो है वो बुनियाद करार दिया, बल्कि इनकी अहमियत इसलिए है कि इन्होंने उन नेचुरल इवेंट्स को जो कि मजहबी रहनुमा जिन्हें फेथ की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इन्होंने ही आगाज़ किया कि हम इन्हें फेथ से हट के बिल्कुल रीज़न की बुनियाद पे और खालिस साइंसी बुनियाद पे हम इनका हल तलाश कर सकते हैं और अकायद के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो थैलेस के इन्हीं कंसेप्ट से फिर शुरू होती है फिलॉसफी की वो कहानी कि जो थैलेस के बाद जिसमें सैकड़ों फिलासफर आए और उन्होंने अपनी फिलासफीज फिर पेश की और फिर इन आइडियाज़ की एवोल्यूशन होती गई। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर फिलासफी जो है वो मज़हब से कैसे जुदा होती है और कैसे वजूद में आती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिलासफी आईना से ग्रीक की तरफ कैसे मुंतकिल होती है।